नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल पटेल, चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक छोटे से टॉपिक अर्थात दोषों की वृद्धि और क्षय के बारे में। एनसीआईएसएम के जो सिलेबस है उसमें अगर देखा जाए क्रिया शारीर के चैप्टर में, तो हम लोग जब सिलेबस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आता है एक पॉइंट्स कि दोषों की वृद्धि क्षय के कारण क्या है, अर्थात दोषों की वृद्धि क्षय क्या है, उसकी वृद्धि और क्षय के कारण क्या है, और साथ ही साथ दोषों के क्षय को बताना है कि दोष अगर मान लीजिए दोष अगर क्षय की कंडीशंस में होंगे तो उसके क्या लक्षण होंगे, अर्थात जब वात क्षय के लक्षण क्या होंगे, पित्त क्षय के लक्षण क्या होंगे और कफ क्षय के लक्षण क्या होंगे। आज हम लोग इस लेक्चर में कहीं ना कहीं हम लोग सामान्यतः दोषों की क्षय वृद्धि के बारे में जानेंगे, दोषों की क्षय वृद्धि के कारण जानेंगे कि किस बेस पे या किस सिद्धांत पे दोषों की क्षय वृद्धि होती है। तो आइए और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कहीं ना कहीं वात पित्त कफ के क्षय के कारणों या लक्षणों को जानेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए सामान्यतः बात करते हैं दोषों की वृद्धि क्षय के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोष का नाम लेते ही हमारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि दोष का मतलब जो शरीर को दूषित करे। दोष का मतलब ये होता है कि अगर सिंपली हम लोग दोष अगर लेते हैं वात पित्त कफ, दोष को अगर हम सामान्य अर्थ में क्या लेते हैं, वात पित्त और कफ, तो ये वात पित्त कफ क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक तरह से शरीर की स्वास्थ्य की कंडीशंस को बनाए रखने के लिए। तो जो दोष होते हैं साम्य अवस्था में क्या होते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। लेकिन यही दोष में जब उनके वृद्धि हो या क्षय हो, मतलब या तो उसके जो गुणों में या तो बढ़ोतरी हो जाए या तो कमी हो जाए, तो दोनों ही कंडीशंस में क्या हो जाएंगे, ये रोग उत्पन्न करेंगे। अर्थात जो वृद्धि और क्षय क्या है, ये विषम अवस्था है। जो साम्य अवस्था या सम अवस्था है वो स्वस्थ की अवस्था होती है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। और अगर आपको दोष के बारे में डिटेल जानना है तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसी चैनल पे दोष का विवेचन हम लोगों ने किया है, दोष किसे कहते हैं, और त्रिदोष चर्चा परिषद में दोष को डिफाइन कैसे किया गया है, अर्थात दोष की परिभाषा वहाँ बताई गई है, तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। आइए बात करते हैं कि सामान्यतः दोष की वृद्धि या क्षय किस तरह से होती है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहला श्लोक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो पहला श्लोक है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो यहाँ पर जो हम लोग सिंपली ये श्लोक हम लोग को याद रहता है तो बोलते हैं दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो यहाँ देखेंगे मूलम ही शरीरम, शरीर का मूल है। शरीर मूल का मतलब होता है रूट, शरीर का मूल का मतलब होता है जड़। तो इसको इस तरह से समझेंगे कि जिस तरह से किसी वृक्ष के अच्छे फल या अच्छे जो प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में, अच्छे पुष्प अच्छे फल तभी आएंगे जब उस प्लांट या उस ट्री का रूट बहुत ही स्ट्रांग होगा, स्वस्थ की कंडीशंस में होगा। उसी तरह से शरीर का जो मूल है, शरीर जो मूल है अर्थात शरीर का जो मूल है क्या है, दोष धातु मल है। अगर हम बात करें कि जिस तरह से किसी वृक्ष का फल अच्छा होगा तब जब उसका जड़ अच्छा होगा या रूट अच्छा होगा, मूल अच्छा होगा, उसी तरह से शरीर का जो फल है आरोग्यता अर्थात स्वस्थ जो होता है, आरोग्यता जो है, आरोग्यता रूपी जो फल है शरीर का, वो कब मिलेगा, ये साम्यावस्था में होंगे। अर्थात हमें आरोग्य रूपी जो शरीर का जो फल कब मिलेगा, जब दोष धातु और जो मल है, जो शरीर के मूल होते हैं, ये साम्यावस्था में होंगे, ये अपने प्रमाण में होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है, यहाँ पर दिया है दोष धातु मल मूलम ही शरीर, अर्थात शरीर के मूल क्या होते हैं, शरीर के रूट क्या होते हैं जो स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, दोष धातु मल। अर्थात यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा इन शार्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि जो जब दोष धातु मल क्या साम्यावस्था में होंगे, साम्यावस्था होने का मतलब अपने नेचुरल स्टेट में होंगे, प्राकृत अवस्था में होंगे, तो क्या होगा, शरीर क्या होगा, स्वस्थ होगा, अर्थात आरोग्यता मिलेगी, शरीर को एक जो लाभ मिलेगा, आरोग्य का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर यही दोष धातु और मल, दोष धातु और मल विकृत होंगे अर्थात विषम अवस्था में होंगे, तो क्या होगा, आरोग्यता की जगह पे रोग होंगे अर्थात विकार उत्पन्न होंगे। तो इसी बात को, सुश्रुत की बात को सेम इसी तरह से अष्टांग हृदय ने किस तरह से डिफाइन किया है, जो हमने बात कही वही चीज़ें कह रहे हैं। उन्होंने कहा रोगस्तु दोष वैषम्यम, अर्थात रोग क्या है, दोषों की विषमता ही रोग है। तो हम लोग आज का टॉपिक क्या है, दोष वृद्धि क्षय। तो ये दोषों की विषमता के बारे में बात करना है आज हम लोग को।
देखेंगे दोष की वृद्धि और क्षय दोनों ही विषमता है, चाहे वृद्ध हो जाना चाहे क्षय हो जाना, अपने प्रमाण में न रहकर बढ़ जाना या कम हो जाना, दोनों ही क्या है, विषमता है। तो ये दोष रोग क्या है, इससे पहले हम लोगों ने बात किया था कि अगर ये विकृत अर्थात विषम अवस्था में होंगे तो रोग होंगे, अर्थात रोगस्तु दोष वैषम्यम, अर्थात रोगों की दोषों की विषमता अर्थात अपने प्रमाण से कम हो जाना या बढ़ जाना, दोनों ही क्या कहलाएगा, रोग का कारण है। और उसी तरह से दूसरा पॉइंट, दोष साम्यम अरोगता, दोष साम्यम अर्थात दोषों की साम्यावस्था, आरोग्यता है। आइए अब बात करते हैं कि दोषों की विषमता, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं दोषों की वृद्धि क्षय हम लोग का टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं दोषों की विषमता या वृद्धि क्षय, विषमता का मतलब या तो वृद्धि या तो क्षय, मेन हम लोग को इस टॉपिक पे बात करना है। इससे पहले हम लोगों ने कहाँ देखा कि दोषों की इंपॉर्टेंस के बारे में देखा कि दोष अगर साम्यावस्था में है तो स्वस्थ की कंडीशन से होगा, और दोष अगर विकृत है विषम है तो रोग की उत्पत्ति होगी। तो आइए देखते हैं कि दोषों की विषमता कितने प्रकार से होती है। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि दोषों की जो विषमता होती है अर्थात साम्यावस्था से जो हटके अवस्था होती है उसको विषमता बोलते हैं, वो दो प्रकार की होती है, मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो क्षय होती है, दूसरी वृद्धि होती है। जो क्षय का मतलब क्या होता है कि उनके प्रमाण से कम होना, क्षय का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के प्रमाण में या दोषों के जो प्रमाण होते हैं उससे कम होना क्षय कहलाता है, और जो वृद्धि होता है प्रमाण से बढ़ जाना। अब देखेंगे क्षय भी दो प्रकार से होता है और वृद्धि एक प्रकार से होती है। तो यहाँ पे देखेंगे क्षय जो है दोषों का जो विषमता में पहला पॉइंट क्षय था, ये क्षय क्या होता है, पहला पॉइंट इसमें देखेंगे दो प्रकार के क्षय होते हैं। अगर दोष का क्षय होना हो तो दो कारणों से होता है। क्या है कि दोषों के प्राकृत गुण कर्मों का क्षय। तो सिंपली जो दोष के प्राकृत गुण कर्म हैं, जिन प्राकृत गुण कर्मों की वजह से उनके गुण कर्म होते हैं उनमें क्षय हो जाना, तो ये पहला कारण हो गया कि दोषों के प्राकृत गुण कर्मों का क्षय। दूसरा कारण होगा कि उसके पर्टिकुलर दोष का क्षय कब होगा कि दोषों के प्राकृत गुण कर्म का क्षय पहला हो गया। दूसरा है विरोधी अर्थात विपरीत गुणों की वृद्धि। मान लीजिए एक दोष है और जैसे वात दोष है, वात दोष के हम लोग देखते हैं कि जो वात के जो गुण कर्म होते हैं उसके थोड़ा सा अपोजिट क्या होता है, कफ का होता है। मान लीजिए वात और कफ दोनों साम्य अवस्था में है, तो पहली कंडीशंस में क्या है, वात दोष के जो गुण कर्मों में क्षय हो गया, उसकी वजह से वात का क्षय हो गया। दूसरा, अगर हम लोग वात का क्षय करना चाहें तो वात दोष को टच न करके अगर कफ के अर्थात वात का विरोधी कौन सा है थोड़ा सा देखा जाए तो कफ है, तो वात के विरोधी अर्थात कफ के विपरीत, मतलब वात के विपरीत अर्थात कफ दोष जो है गुणों की वृद्धि कर देंगे तो भी कहीं न कहीं वात का क्षय हो जाएगा। कंपैरेटिवली तुलनात्मक देखा जाए तो कफ में वृद्धि हो गया, इसका मतलब वात का क्षय हो गया। इसका मतलब कि एक तो डायरेक्ट है कि आप मान लीजिए उस पर्टिकुलर वात के गुण कर्मों का क्षय कर रहे हैं, दूसरा है उसके विरोधी अर्थात वात का विरोधी मान लीजिए कफ है, तो उसके अगर गुण कर्मों में वृद्धि करेंगे, गुणों में वृद्धि करेंगे तो ऑटोमेटिक वात का जो लेवल होगा वो नीचे ही रहेगा लेकिन कफ का लेवल ऊपर हो जाएगा, तो उसके कंपेरिजन में वात का क्षय ही माना जाएगा। और दूसरा पॉइंट है कि दूसरा पॉइंट हम लोगों ने वृद्धि की बात किया, अर्थात वात पित्त कफ में अगर गुण कर्मों में अगर वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं देखेंगे उसकी वजह से विषमता होती है। दोषों की वृद्धि होने पर अर्थात वात पित्त की वृद्धि होने पर उनके गुण कर्मों में वृद्धि होती है। तो इस तरह से टोटल दोषों की विषमता जो होती है वो 3 कारणों से होती है। तो टोटल 3 देखा आपने, एक 2 क्षय में देखा, एक वृद्धि में। तो देखेंगे दोषों के प्राकृतिक गुण कर्मों का क्षय पहला पॉइंट हो गया, विरोधी या विपरीत गुण कर्मों की वृद्धि दूसरा पॉइंट हो गया, दोषों की वृद्धि होने पर उनके गुण कर्मों में वृद्धि, ये तीसरा पॉइंट आपने देखा है। अब आइए बात करते हैं जो सिलेबस में है कि दोषों की क्षय वृद्धि के कारण, किन कारणों से दोष मतलब कि दोषों का क्षय होता है, किन कारणों से दोषों की वृद्धि होती है, उन कारणों को जानना है। या दोषों का जो क्षय वृद्धि का जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो किस पर्टिकुलर सिद्धांत पर, किस थ्योरी पे डिपेंडेंट होता है, इसको बोलते हैं दोषों की क्षय वृद्धि जो होती है, जो दोषों की वृद्धि क्षय पर्टिकुलर किस प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, उसको कहते हैं बेस्ड ऑन सामान्य विशेष सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को अभी सामान्य जानना है कि दोष क्या है, अभी बेसिक चीज़ें जाननी है। लेकिन जब आप जैसे सेकेंड ईयर में जाएंगे, फाइनल ईयर में जाएंगे,
तो क्या होगा, यही सामान्य विशेष सिद्धांत, यही कॉन्सेप्ट ट्रीटमेंट में अप्लाई हो जाएगा। आपको जब पता है कि वात का क्षय हुआ है, तो वात का क्षय होना है, इसका मतलब कि वात को बढ़ाने वाले द्रव्य का अगर हम सेवन कर ले तो वात साम्यावस्था में आ जाएगा। तो वात के क्षय की वजह से जो रोग उत्पन्न हुए थे, अगर हम वात को बढ़ाने वाले गुणकर्मों का सेवन कर लें तो वात साम्यावस्था में आ जाएगी। पहले क्षय था, फिर अगर वात को बढ़ाने वाले हम गुणकर्म का अगर सेवन कर ले, पदार्थों का सेवन कर ले, तो वात जो है साम्यावस्था में आ जाएगी। साम्यावस्था में आने के कारण जो है रोग ठीक हो जाएगा। अर्थात यही चिकित्सा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रथम व्यावसायिक वर्ष या बीमार फर्स्ट ईयर में हम लोग देख रहे हैं कि सिंपली 200 की क्षय वृद्धि देख रहे हैं, लेकिन यही कॉन्सेप्ट, यही प्रिंसिपल चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह अप्लाई होगा। तो इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट है, ये श्लोक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चरक सूत्र 1 का दीर्घन जीवती अध्याय, जो चरक सूत्र 1 सूत्र स्थान का प्रथम चैप्टर दीर्घन जीवती अध्याय, इसमें देखेंगे क्या उन्होंने दिया है। सामान्य विशेष सिद्धांत है। ये क्या है उन्होंने दिया है, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम। सामान्यम वृद्धि कारण अर्थात जो वृद्धि का जो कारण होता है, वृद्धि का कारण होता है सभी भावों की जो वृद्धि सामान्य से होती है। तो देखेंगे सामान्य विशेष सिद्धांत है, अर्थात शरीर में सभी भावों की वृद्धि सामान्य से होती है। जैसे हम लोग बात करें कि अगर हम 2 लोग मित्र बात कर रहे हैं, 2 मित्र एक जगह पे बात कर रहे हैं, अगर तीसरा मित्र भी आ जाएगा तो 2 से 3 हो जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर पर्टिकुलर उस 2 मित्र बात कर रहे हैं, वहां पर एक शत्रु आ जाए, तो कहीं ना कहीं देखेंगे वो अपोजिट हो जाता है। तो इसका मतलब कि सामान्य व्यक्ति आ जाएगा, मतलब अपनी तरह 2 लोगों की तरह या एक व्यक्ति की तरह ही गुणकर्मों की तरह दूसरा व्यक्ति भी आ जाएगा, तो 2 लोग हो जाएंगे, 2 की जगह पे 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आपस में सामान्य गुणकर्म रहेगा तो उससे वृद्धि बोलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ह्रास हेतु विशेषस्थ, अर्थात जो ह्रास अर्थात जो कमी होता है वो किसकी वजह से होता है, विशेष की वजह से होता है। ह्रास अर्थात ह्रास का हेतु, ह्रास मतलब जो कमी का जो कारण होता है वो विशेष होता है। प्रवृत्तिर उभयस्तु, यही दोनों जो एक तरह से सामान्य और विशेष, यही दोनों एक तरह से 200 की क्षय वृद्धि के कारण है। अब आइए बात करते हैं कि आचार्य चक्रपाणी ने, तो चरक ने तो इतनी बातें कह के सब कुछ कह दिया है, लेकिन इसी बात को आचार्य चक्रपाणी ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है। आइए देखते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे सामान्य, तो उन्होंने हम लोग 2 पॉइंट देखे, सामान्य विशेष सिद्धांत। तो सामान्य, तो आचार्य चक्रपाणी ने सामान्य के 3 भेद बोले हैं। कौन कौन से, तो देखेंगे द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। तो हम लोग जब देख रहे हैं सामान्य का मतलब कि सामान्य सर्वदा सर्वभावनम सामान्य वृद्धि कारण, सामान्य से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर द्रव्य सामान्य का मतलब होता है कि ऐसा द्रव्य जिसके सेवन से हम लोग के शरीर में वृद्धि होता है, अर्थात मांस खाने से मांस की वृद्धि। मांस क्या है, एक द्रव्य है। मांस क्या है, एक द्रव्य है। रक्त पीने से रक्त की वृद्धि, रक्त क्या है, एक द्रव्य है। तो जो मांस का जो भौतिक कंपोजिशन होता है, जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं उस मांस शरीर में मांस जो होती है, पेशियां होती है, वो जब मांस हम लोग जैसे अगर बात करते हैं, मीट की बात करते हैं, चिकन की बात करते हैं, तो वो जो बेसिक जो सामान्यता जो गुण जो होते सामान्य होते हैं, मतलब द्रव्य सामान्य होने की वजह से ये जब खाते हैं तो शरीर में कहते हैं ना कि दुबले पतले व्यक्ति है, अगर उसको मांस की वृद्धि कराना तो मांस मच्छी खाओ, अर्थात मांस का सेवन करो, तो मांस से मांस की वृद्धि हो रही है। दूसरा चीज रक्तपान से रक्त की वृद्धि। इस समय तो रक्तपान डायरेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन प्राचीन समय में जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था आज के समय में है, लेकिन पहले नहीं थी, तो लोग डायरेक्ट जानवरों का मांस पीते थे एनीमिया की कंडीशंस में। एनीमिया कंडीशंस अर्थात जब हम लोग के शरीर में आयरन की कमी होती थी तो डायरेक्ट रक्तपान पिया जाता था। तो रक्त में अर्थात ब्लड में जो कंपोजिशन है वही रक्त में है, तो उसके पीने से हमारी वृद्धि होती थी। आज भी समय हम लोग देखते हैं जब किसी भी व्यक्ति को एनीमिक होता है, रक्त की कमी होती है, तो सीधे डायरेक्ट पान तो नहीं कराया जाता है, इन्फ्यूजन के थ्रू, वेनस इंटरफ्यूजन के थ्रू ये रक्त को चढ़ाया जाता है शरीर में। तो रक्तपान से या रक्त के सेवन से रक्त की वृद्धि। ये तो द्रव्य सामान की बात हो, क्योंकि मांस और रक्त क्या है, द्रव्य है। अब बात करते हैं गुण सामान, अर्थात गुड़ से गुड़ की वृद्धि। तो दुग्ध एवं घृत के सेवन से शुक्र की वृद्धि, अर्थात ये देखते हैं कि जो शुक्र होता है, शुक्र का गुण क्या होता है, स्निग्ध होता है, स्निग्ध है,
गुरु है, अर्थात जो है ये दोनों, लेकिन सेम जो गुण होता है वही दुग्ध और घृत में है। तो कहते हैं ना कि दुग्ध और घृत के सेवन से शुक्र की वृद्धि होती है। शुक्र 7वीं धातु है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, अर्थात जब आप दुग्ध का और घृत का सेवन करेंगे तो लास्ट धातु तक जाएगा और सभी धातु की वृद्धि करेगा, अर्थात शुक्र की वृद्धि होगी। इसको बोलेंगे गुण सामान्य। तीसरा है आपका कर्म सामान्य। तो कर्म मतलब उसके कर्मों की तरह से होता है। देखेंगे सोने से कफ की वृद्धि, जैसे किसी व्यक्ति में बहुत आलसी व्यक्ति है और बहुत आलसी व्यक्ति है तो, और बहुत ही आलसी व्यक्ति मतलब बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता, तो उसमें कफ की वृद्धि हो जाती है। क्या सिंपली सोने से कफ की वृद्धि होती है। और दौड़ने से वात की वृद्धि है। अगर कोई व्यक्ति दौड़ जाता है तो उसको हाँफने लगता है तो उसके शरीर में वात की वृद्धि होती है। तो ये कर्म है, सोना एक कर्म है। तो यहाँ देखेंगे सोना अर्थात निद्रा, यहाँ गोल्ड नहीं है, सोना का मतलब गोल्ड नहीं है, यहाँ निद्रा से संबंधित है। अगर कोई ज़्यादा व्यक्ति गद्देदार आसनों पर बैठा रहता, सोया रहता, तो उसमें कफ की वृद्धि होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत भाग दौड़ करता रहता है, दौड़ने मतलब कि बहुत भाग दौड़ करता रहता है, तो उसके शरीर में वात की वृद्धि होगी। अब देखेंगे सामान्य के बाद हम लोग विशेष सिद्धांत की बात करते हैं। विशेष क्या होता है? चक्रपाणी ने इसको भी 3 प्रकार से बोला है, द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष। सेम वही है, अर्थात यहाँ विशेष का मतलब कमी होना। ये देखेंगे तो द्रव्य विशेष में क्या होगा? मांस की वृद्धि होने पर अस्थि का प्रयोग। मांस और अस्थि दोनों आपस में विपरीत गुण होते हैं। तो यहाँ पर विशेष का मतलब होता है ह्रास या कमी, ठीक है ना, कमी लाना। विशेष का मतलब कमी लाना। जैसे 2 मित्र बात कर रहे हो, तीसरा शत्रु आ जाए तो फिर कहीं ना कहीं एक मन में उस तरह के भाव आते हैं, तो यहाँ पर एक कमी आ जाएगी। ऐसा नहीं कि 3 लोग बात करेंगे, बात नहीं होगी फिर। तो यहाँ पर द्रव्य विशेष का मतलब मांस की वृद्धि होने पर अस्थि का प्रयोग करना। तो जो मांस के जो गुण होते हैं वो अस्थि से विपरीत होते हैं। यहाँ पर विपरीत गुणों का सेवन किया जाता है, जिसकी वजह से जो मांस बढ़ा है, जैसे ही मांस के वृद्धि होने पर अस्थि का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? मांस की क्षय होगा, मांस में कमी आएगी, तो साम्यावस्था आ जाएगा, व्यक्ति ठीक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है मांस की वृद्धि होने पर जोन्हरी बाजरा आदि मोटे अन्न का प्रयोग। तो यहाँ पर मांस की वृद्धि का सामान्य अर्थ है कि स्थूल शरीर अर्थात मोटे शरीर वाले व्यक्ति, देखते हैं कि जो मोटे शरीर वाले व्यक्ति होते हैं आज के समय बोलते हैं ना, मोटा अनाज खाओ, मोटा अनाज खाओ। और मोदी जी ने भी अभी इस समय जो है मोटे अनाज पे बहुत जोर दिया है। तो कहीं न कहीं मांस की वृद्धि होने पर जोन्हरी बाजरा आदि मोटे अन्न का सेवन की बात आचार्यों ने संहिताओं में कही है। ये हो गया द्रव्य विशेष। देखेंगे मांस, ये जोन्हरी बाजरा क्या है? द्रव्य है, मांस भी द्रव्य है, तो ये द्रव्य विशेष हो गया। दूसरा पॉइंट है गुण विशेष। तो गुण विशेष में देख रहे होंगे वात की वृद्धि में तैल का प्रयोग। तो जैसे किसी कहते हैं ना कि बहुत भाग दौड़ करके आते हैं, दिन भर थक के आते हैं, तैल की मालिश हो जाती है हाथ पैरों, तो बहुत ही आराम मिलता है। क्यों होता है? जब व्यक्ति भाग दौड़ बहुत करता है तो उसमें वात के गुणों की वृद्धि होने की वजह से वेदना होती है, शरीर में थकावट होती है। उसको कम करने के लिए वात का जो गुण होता है रुक्ष लघु शीत होता है, लेकिन तेल का जो गुण होता है वो स्निग्ध गुरु उष्ण होता है। स्निग्ध गुरु उष्ण होता है, दोनों अपोजिट होते हैं। तो कहीं न कहीं वात का क्षय होता है तेल का प्रयोग करने से, तेल की मालिश करने से, तेल का पान करने से। तीसरा देखेंगे कर्म विशेष, अर्थात कुछ ऐसे कर्म किए जाए जो कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ विशेष का मतलब होता है विपरीत, कमी या ह्रास। विशेष का मतलब क्या होता है? विपरीत। विशेष का मतलब हम लोग को देखना है विपरीत, अर्थात विपरीत की बात करेंगे। तो देखेंगे वात की वृद्धि होने पर किसी व्यक्ति ने बहुत दौड़ धूप के आया है, बहुत थका हुआ आया है, तो क्या हो जाएगा? उसको कहेंगे ना पहले बार आराम से बैठो, बैठना सोना। बैठने सोने से क्या हो जाएगा? जो वात बढ़ा था धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो यहाँ देखेंगे वात क्या है? अर्थात भाग दौड़, अर्थात कर्म की वजह से, भाग दौड़ने की वजह से जो भागना दौड़ना अर्थात बहुत मेहनत करना कर्म है। तो क्या है? बैठना और सोना भी कर्म है, तो इसलिए कर्म विशेष की बात कर रहा है। फिर दूसरा पॉइंट इसी में देखेंगे, कफ अगर इसी तरह से मान लीजिए बहुत बैठने से, बहुत आलस लेने से, बहुत सोने से कफ की वृद्धि हुई है, तो उसके लिए क्या करना है? थोड़ा सा भाग दौड़ करना जरूरी है। तो इससे क्या होगा? कफ की वृद्धि, कफ का कमी आएगा। कफ वृद्धि हुआ है बैठने सोने से, तो उसके लिए क्या है? दौड़ना है, आपको पानी में तैरना है, इस तरह की एक्टिविटी करनी है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं दोषों की वृद्धि और क्षय से। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और अदर लोगों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।